नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में एतम। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिले, दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर और उन खबरों के पीछे की खबर को भी लेकर बताएंगे आपको कैसे पठानकोट पार्ट 2 की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। इसके अलावा बताएंगे टिकैत की सियासी गणित किस तरह से साधी जा रही, टिकैत किस तरह से लखनऊ में महापंचायत करके सियासी गणित साध रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से लगातार सीए एनआरसी को लेकर भी अब बातें उठने लगी है, दोबारा से सड़कों पर उतरने की बात हो रही है। तो कौन है सीएए के खिलाफ और ये गैंग एक बार फिर से एक्टिव कैसे हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या लखनऊ में महापंचायत करना टिकैत के सियासी एजेंडे को साबित करता है? अभी डाउनलोड करें कू ऐप, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को और इस ओपिनियन पोल पर अपना विचार रखें और इस पोल में हिस्सा लें। इसका रिजल्ट हम आपको बुलेटिन के अंत में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की उस नापाक साजिश का जिसे भारतीय जवानों ने आज नाकाम कर दिया। जी हां, पठानकोट में फिर से हमले की साजिश रची गई। पठानकोट में ग्रेनेड से हमला किया गया, लेकिन हमलावर कामयाब नहीं हो पाए और भारतीय जवानों ने इस हमले को नाकाम कर दिया। पूरे इलाके को जो है सील कर दिया गया है। मोटरसाइकिल पे बंदे आए थे, उन्होंने यहाँ पे ग्रेनेड थ्रो किया है जो कि ब्लास्ट हुआ। आप स्प्लिंटर्स भी देख सकते हैं। जाबाज भारतीय जवान घाटी में छिपे आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार रहे हैं, जैसे आतंकियों की बौखलाहट साफ दिखने लगी है और उस बौखलाहट के गवाह है जमीन पर बिखरे पड़े ये मलबे। जमीन पर फैले मलबे गवाही दे रहे हैं कि इमरान के आतंकियों की हिम्मत जवाब दे चुकी है और अब रात के अंधेरे में हमलों को अंजाम देने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। आतंकियों ने पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया। बताया जा रहा है कि हमलावर बाइक से आए थे और वारदात को अंजाम देकर फौरन 9-2-11 हो गए। घटना के बाद पठानकोट के आसपास के सभी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फरार आतंकियों के धरपकड़ के लिए पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई और ड्रोन की मदद से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पठानकोट में सैन्य प्रतिष्ठान के बाहर हुए ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा आप देखिए बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो है वो लगातार जो भी गाड़ियां पंजाब की तरफ से आ रही हैं उनकी सघन तलाशी की जा रही है और बेहद ज्यादा जरूरी है। पठानकोट में वायुसेना स्टेशन, सेना का गोला बारूद डिपो, 2 बख्तरबंद ब्रिगेड और बख्तर इकाइयां हैं। लिहाजा पठानकोट भारत के अहम सैन्य ठिकानों में से एक है। आपको याद दिला दें, जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमला हुआ था। देख सकते हैं विजुअल्स जो हैं, ये ग्रेनेड जहां पर पड़ा वो छर्रे के निशान अभी तक वहां पर हैं। लगातार भारतीय सेना की कार्रवाई जो है वो यहां से जा रही है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है सुरक्षा बलों की वजह से और अब लगातार कोशिश ये है पुलिस एजेंसियों और अन्य एजेंसियों की तरफ से कि जल्द से जल्द जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको ढूंढ निकाला जाए। रात के अंधेरे में हुए ग्रेनेड हमले को लेकर पंजाब के गृह मंत्री ने बैठक बुलाई। इस बीच बीजेपी ने सिद्धू इमरान की दोस्ती पर निशाना साधते हुए क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। वो जो भाई कहते थे ना इमरान को, उन कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू जी पंजाब के, अब उन्हें बात करनी चाहिए उस हमले के बारे में अपने भाई से। ये कांग्रेस के ही एजेंडे हैं जिनसे पूरा देश दुखी है। ग्रेनेड फेंकने वाले आतंकी किधर से आए और किधर गए, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। इलाके को सील कर दिया गया है। सीसीटीवी की मदद ली जा रही है। पठानकोट में भारी मात्रा में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दरअसल देश के लिए चुनौती पाकिस्तान नहीं है, देश के लिए चुनौती देश के अंदर रहने वाले पाकिस्तान परस्त लोग हैं जो ये कहते हैं कि पीओके को वापस नहीं लिया जा सकता, पाकिस्तान से हम कुछ नहीं ले सकते। यह कहना है किसी और का नहीं बल्कि फारूक अब्दुल्ला का। सुनिए पाक प्रेम में क्या बोल गए फारूक अब्दुल्ला। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बात करनी पड़ेगी। जब ये चीन से बात कर सकते हैं जो हमारी सरहद के अंदर है, जब उनसे ये बात कर सकते हैं, इनसे क्यों नहीं बात कर सकते जो इतने नजदीक है। सुना आपने, यह है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से कुछ ले नहीं सकते।
इससे कोई बात नहीं बनेगी, मसला बातचीत से हल होगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों मसलों में ये जो आप धमकियां देते हैं कि हम वो कर लेंगे, हम ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, उससे मामला हल नहीं होगा। हमने देना तो कुछ है नहीं, न कुछ ले सकते हैं, तो हमने किसी तरह से इस लाइन को ठीक करना है कि हम लोग जो हैं, जो वहाँ के लोग हैं, हमारे लोग हैं, आ सकें, जा सकें। फारूक अब्दुल्ला एक तरफ जहां पाकिस्तान की तरफदारी करते नजर आए, वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान पर भी सवाल उठा दिए। दरअसल पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में कहा था, पहले ऐसे ही लोग समझते थे कि आर्टिकल 370 का खात्मा नहीं हो सकता, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जैसे उसे खत्म किया गया, वैसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने का संकल्प भी पूरा होगा। देश की सरकार और हर भारतीय की इच्छा है कि पाक अधिकृत कश्मीर को वापस हासिल किया जाए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता इस पर सवाल उठाते हैं और पाकिस्तान से बातचीत करने की नसीहत देते हैं। देश के अंदर आतंकी भेजने वाले, देश के खिलाफ साजिश करने वाले आतंकिस्तान से बात कैसे की जा सकती है, और ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक और ये स्ट्राइक से ही रास्ते पर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन आज पाकिस्तान को बहुत तेज मिर्ची लगी होगी, क्योंकि आज उस वीर का सम्मान किया गया जिस वीर जवान ने अपने MiG-21 लड़ाकू विमान से एडवांस्ड F-16 लड़ाकू जेट को मार गिराया और पाकिस्तान से सकुशल वापसी भी की। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। यह अभिनंदन है शौर्य का, ये सम्मान है वीरता का। वायुवीर के साहस को है सलाम। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीर चक्र से सम्मानित किया। अभिनंदन के सम्मान के दौरान राष्ट्रपति भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्हें यह सम्मान उनके अदम्य साहस और असाधारण शौर्य के लिए दिया गया। अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराया था। दुश्मन का वायुयान भारतीय लड़ाकू इंटरसेप्टर वायुयान पर घात लगाकर हमला करने के लिए निम्न ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें कई आतंकी मारे गए थे और उनके ठिकाने नस्तनाबूद हो गए थे। इसके बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। इस हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी। भारत की जवाबी कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने 27 फरवरी को कुछ F-16 विमानों को भारत की सीमा की तरफ भेजा। भारत के MiG-21 और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने इन F-16 विमानों को खदेड़ दिया। MiG-21 के पायलट अभिनंदन ने डॉग फाइट में पाक के F-16 विमान को मार गिराया। इस दौरान भारतीय विमान भी POK में जा गिरा और पाकिस्तानी सैनिकों ने अभिनंदन को पकड़ लिया। इसके बाद भारत ने कूटनीतिक और सामरिक दबाव के जरिए 1 मार्च को अभिनंदन को वापस छुड़ा लिया। भारत के दबाव में पाकिस्तान ने अभिनंदन को पूरे सम्मान के साथ वाघा बॉर्डर पर सौंपा, लेकिन इस 60 घंटे के दौरान क्या हुआ, ये बहुत दिलचस्प कहानी है। वायुवीर अभिनंदन के पाकिस्तान में पकड़े जाने की खबर जैसे ही भारत को लगी, भारत सरकार ने अभिनंदन को छुड़ाने की कोशिशें शुरू कर दी। कहा जाता है कि भारत ने अमेरिका को भी साफ कह दिया था कि अगर पाकिस्तान ने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत कोई भी बड़ा कदम उठाने में नहीं हिचकेगा।
इसकी पुष्टि पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक के बयान से भी होती है। अयाज सादिक ने खुलासा करते हुए बताया था कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा की थी कि अगर पाकिस्तान ने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत पाकिस्तान पर रात 9 बजे बड़ा हमला कर सकता है। अयाज सादिक की माने तो इमरान खान ने पहले इस बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया था, जबकि विदेश मंत्री MM कुरैशी इस बैठक में मौजूद थे। डर से कुरैशी के पैर कांप रहे थे, उनके सिर पर पसीना आ रहा था। इस बैठक में विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा था कि अल्लाह के वास्ते उसको वापस जाने दो, नहीं तो रात 9 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर देगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए जहां भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, वहीं दुनिया को यह भी बता दिया कि भारत आतंकियों की कायराना हरकतों को अब और बर्दाश्त नहीं करने वाला है और हर आतंकी हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब रुख करते हैं सीधे उत्तर प्रदेश के चुनाव का। सियासी माहौल गर्म है, ओवैसी भी हाथ आजमा रहे हैं। ओवैसी ने किसान बिल की वापसी ने ओवैसी में इतना जोश भर दिया कि उन्होंने आज ये तक कह दिया कि CA NRC को अगर लागू किया गया तो फिर से सड़क पर बैठेंगे, फिर से शाहीन बाग बनाएंगे और सड़कों को जाम करेंगे। देखिए क्या कुछ कहा ओवैसी ने CA NRC को लेकर। क्या आपको मंजूर है कि CAA का कानून वापस लिया जाए? यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखना। भारत में ना शाहीन बाग बनेगा ना सीरिया बनेगा, भारत भारत ही रहेगा। यूपी में चुनावी बयार बह रही है, ऐसे में एक बार फिर मुसलमान और शाहीन बाग वाली राजनीति शुरू हो गई है। कृषि कानून की वापसी के बाद CAA और NRC की वापसी की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कहां पीछे रहने वाले थे। ओवैसी ने यूपी में भी शाहीन बाग बनाने वाली धमकी दे दी। हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखना। हम खुद आएंगे यहां पर। सवाल ये कि क्या असदुद्दीन ओवैसी यूपी में अपनी सियासी पारी शुरू करने के लिए बांटने वाली राजनीति का सहारा ले रहे हैं? क्या CAA NRC और शाहीन बाग की एंट्री कराकर चुनाव से पहले तनाव पैदा करना चाहते हैं? ओवैसी ने बाराबंकी में चुनावी सभा को संबोधित किया। भीड़ देखकर ओवैसी जोश में आ गए। उठो, जागो, जागो। अगर तुम आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जब शोरे क़यामत होगा। तुम जब जागोगे जब शोरे क़यामत होगा। आज जागो, कल का मुस्तकबिल तुम्हारा होगा, याद रखो इंशाअल्लाह ताला। आपको सिर्फ हिम्मत करना है, अपने फैसलों पर भरोसा रखना है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जहां यूपी में शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे हैं, वहीं BJP नेता तरुण चुग ने ओवैसी के बयान पर पलटवार किया है। हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखना। ओवैसी साहब विष की राजनीति कर रहे हैं। भारत में ना शाहीन बाग बनेगा ना सीरिया बनेगा, भारत भारत ही रहेगा। और उसको बनाने की योजनाएं रखने वाले पहले भी निष्फल हुए थे, अब भी निष्फल होंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ओवैसी के बयान पर सख्त ऐतराज जताया है और कहा है कि इनका और टुकड़े टुकड़े गैंग का एक ही उद्देश्य है। देखो, ये इन टुकड़े टुकड़े गैंग का जो उद्देश्य है वही कांग्रेस का है, वही महबूबा का है, वही ओबीसी का है। अब निहत्ते हो गए, चाहते हैं कि जे देश हमारा जातियों में बटे, भाषा में बटे, प्रांत में बटे, ये उद्देश्य है उनका। अब सफल नहीं हो पाए तो इस तरह की बात करें। 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले, उसके लिए सियासी जमीन तैयार करने के लिए ओवैसी की पूरी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर्स हैं।
मुस्लिम वोटर्स करीब 143 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। यूपी के मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी की भी नजर है। ऐसे में ओवैसी ने एनआरसी का मुद्दा उठाकर बड़ा दांव चला है। देखना होगा कि सीए की वापसी के लिए ओवैसी क्या वाकई में शाहीन बाग जैसा कोई प्रदर्शन खड़ा कर पाएंगे या केवल मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए चुनाव से पहले ओवैसी इस तरह के बयान का सहारा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसान बिल की वापसी का ऐलान प्रधानमंत्री खुद कर चुके हैं। इधर टिकैत अपनी दुकानदारी दिल्ली के बॉर्डर से उठाकर अब लखनऊ में लगा रहे हैं। जानते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो सवाल ये कि आंदोलन है या फिर सियासत। तीन कानूनों को वापसी ले, जब ही घर वापसी होगी। वापसी 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तैयार रहे, संघर्ष जारी रहेगा। भी यूपी चुनावों का फेरा तो लखनऊ में डेरा। कृषि कानून बहाना, मकसद एक चुनाव में हाथ आजमाना। किसानों का कंधा, कब तक चलेगा वोटों का धंधा। कृषि कानून पर विराम तो लग गया, लेकिन किसानों के नाम पर काली सियासत पर लगाम नहीं लग पाई। जिन मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर महीनों तक प्रदर्शन चला, सरकार से कई दौर की बातचीत हुई, बॉर्डर को घेरा गया, उन्हीं मांगों के पूरे होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और अब टिकैत लखनऊ में महापंचायत कर रहे हैं और नई मांगे गिनवाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरा देश प्राइवेट मंडी बनने जा रहा है। आपको जागना होगा। जो 2 करोड़ युवा रोजगार जिनको देने की बात करी थी, रोजगार की गारंटी देने की बात करी थी अपने घोषणा पत्र में, वे 14 करोड़ नौजवान तैयार रहे। संघर्ष जारी रहेगा। भी संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी। संघर्ष विश्राम की घोषणा भारत सरकार ने करी। हमने वो प्रस्ताव अभी ठुकरा दिया। हमारे मसले बहुत है अभी। लेकिन यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि राकेश टिकैत का पूरा फोकस आखिर उत्तर प्रदेश पर क्यों है। वही उत्तर प्रदेश जो आजकल सियासी अखाड़ा बनी हुई है, जहां आगामी चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों में जोर आजमाइश चल रही है, जहां सियासी दलों के नेता रोज नए दांवपेच खेल रहे हैं। जाहिर है उसी उत्तर प्रदेश में टिकैत महापंचायत के जरिए भी अपना सियासी खेल आगे बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, यूपी में ओवैसी की एंट्री भी टिकैत को पसंद नहीं आ रही। ओवैसी के सवाल पर टिकैत ने 2 टूक कह दिया कि बीजेपी और ओवैसी नूरा कुश्ती कर रहे हैं। अरे उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है, उसे टीवी पे कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कह देगा, मान लेंगे उसकी बात। आपको लगता है बीच में ना हो यार? हम तो कह रहे हैं कि चाचा भतीजों का मामला है, उनका दोनों का निपटा लेंगे, उनकी घर की बात है ये। 11 महीने से ज्यादा हो गया है जब दिल्ली की सीमा पर किसान डेरा जमाए हुए हैं। 4 दिन बाद 1 साल पूरा हो जाएगा। अब तक कह रहे थे कि जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अब सरकार तो पीछे हट गई, लेकिन टिकैत अब भी अड़े हैं। सवाल उठता है कि किसानों का कंधा लेकर चुनावी धंधा क्यों चलाया जा रहा है। ये सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि बंगाल से लेकर यूपी तक के चुनावी मंचों पर टिकैत की उपस्थिति साफ दर्शाती रही है कि उनका मकसद आंदोलन नहीं, विशुद्ध राजनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप पर पूछे गए हमारे सवाल की। कू ऐप पर हमने पूछा था, लखनऊ में महापंचायत करना और यूपी चुनावों की बात करना क्या टिकैत के सियासी एजेंडे को साबित करता है। 93% लोगों का हाँ में जवाब है, 7% लोगों का ना में जवाब है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे।